हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का। हमारा पेपर है 2019 का और जिसका आज हम करेंगे सेक्शन बी और सी डिस्कस, जो कि 2 और 3 नंबर्स के लिए ये क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा है फाइंड द रेशियो in which the segment 1 minus 3 and 4 5 divided by x axis। देखो बच्चों, अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस आए, हमें कोई 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और उनको ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट बनता है। मैंने ये कंसीडर कर लिया कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट। अपनी मर्जी से एक लाइन सेगमेंट मैंने बना दिया और उसके कोई 2 पॉइंट्स जो कि 1 माइनस 3 और 4 5 है हमने इंडिकेट कर दिए। अब उसने कहा कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस से ये डिवाइड होती है। अब आपने ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस से डिवाइड का अर्थ है, डिवाइड मतलब 2 भागों में बंटते हैं। हम मान लेते हैं के रेशो 1 में वो डिवाइड बंट रहे हैं और पॉइंट मान लेते हैं A0। A0 क्यों माने भाई? एक्स एक्सिस की बात की जा रही है। एक्स एक्सिस पर y के पॉइंट्स जो है दैट विल बी 0, इसलिए हम कोई पॉइंट ले लेंगे A0। और कहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स भी आप निकालें। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे हम? क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपना एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले। नो नीड टू ड्रॉ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप सिंपली एक इस तरह से ड्रॉ कर लें। अब क्या करोगे? 4 को k से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 4k। 1 को इस रेशो 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करके +1 अपॉन k +1। मतलब किस रेशो में डिवाइड हो रहे हैं भाई? k +1। और हम इसे मान लेते हैं, पहला कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a इज इक्वल टू 4k प्लस 1 को इस 1 से इंटू कर देंगे डिवाइडेड बाय k +1। तो एक पॉइंट ये आ गया। आगे है 0, सो 0 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? 5 को करेंगे k के साथ इंटू और इस -3 को करेंगे 1 से, सो -3 अगेन अपॉन k +1। रेशो जो है वो हम इस तरह से जोड़कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? x के कोऑर्डिनेट को k से इंटू करेंगे और फिर इस x के कोऑर्डिनेट को 1 से इंटू करेंगे, लिख लेंगे। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट को k से इंटू करेंगे, अगेन y के कोऑर्डिनेट को करेंगे और इस तरह से लिख लेंगे। तो अब यहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये होल टर्म इधर जाएगी, इट विल बी 0, सो 0 इज इक्वल टू 5k - 3। सो 3 को आप इस तरफ ले आओ, इट विल बिकम पॉजिटिव। दिस इज 5k, सो k इज इक्वल टू 3/5। तो k हमारा क्या आ चुका है बच्चों? 3/5 आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ रेशो थी k/1। सो अब हम लिखेंगे कि किस रेशो में डिवाइड हो चुके हैं? 3/5 में डिवाइड होंगे। मींस ये लाइन सेगमेंट जो है जिसे एक्स एक्सिस काट रही है वो 3/5 में डिवाइड हो चुका है, बंट चुका है। तो अब हमें ये पॉइंट्स भी निकालने होंगे A0। तो कैसे निकालेंगे? k की वैल्यू को पुट कर दें आप यहां पर, सबसे पहले a वाली वैल्यू में। तो क्या करोगे? 4 × 3/5 +1 अपॉन 3/5 +1। मतलब k की जगह हम क्या लिख रहे हैं? 3/5। यही हमारी k की वैल्यू आई थी। सो ये लिख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी हैव, तो दिस इज 12/5 +1 और यहाँ एलसीएम ले लें 3 + 5/5। तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा अपॉन 5 और इनटू हो जाएगा। ये 5 चले जाएंगे ऊपर और इनको ऐड कर दो, दिस इज 8। तो जब 5 से कट जाएंगे 5 इसे ऐड करोगे, दिस इज 17/8। तो हमारे a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 17/8 और 0 के तो हम 0 ही एज्यूम करेंगे। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें
अपनी समझबूझ का इस्तेमाल करके, या फिर आप क्या करो, अपनी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, वहां से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। सो आई होप आप समझ गए कि कैसे हमने ये जीरो। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। क्या है इस क्वेश्चन में? टॉसिंग अ कॉइन 3 times and noting outcome each time getting the same result in all the tosses is success। अब बच्चे इन क्वेश्चंस में हमने इनका क्या बोल रहे हैं उस बात का अर्थ समझना होता है। देखिए, एक 1 रुपए का कॉइन है, उसे हम टॉस कर रहे हैं और 3 बार उसे हमने टॉस किया है। ये है इसका बोलने का मतलब। नोटिंग आउटकम्स ईच टाइम गेटिंग द सेम रिजल्ट। अब बच्चे, जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हमें लगभग कितनी आउटकम्स मिल सकती हैं? पहले तो आपने इसका एक आइडिया लगाना है। सो हमारी आउटकम्स क्या होंगी? यू कैन राइट हियर टोटल आउटकम्स। इट्स सॉल्यूशन इज टोटल आउटकम्स। देखिए, या एक सिक्के को 3 बार टॉस किया, या तो हो सकता है तीनों बार हमें हेड हेड और हेड मिल जाए, या हो सकता है तीनों बार हमें टेल 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 मिल जाए, या हो सकता है हमें हेड मिल जाए और 2 बार टेल मिल जाए, या हो सकता है हमें 2 बार हेड मिल जाए 1 बार टेल मिल जाए, या हो सकता है हमें 2 बार टेल मिल जाए 1 बार हेड मिल जाए, या हो सकता है, क्या हो सकता है, हमें 1 बार टेल और 2 बार हेड मिल जाए। हमने कोई भी चीज जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। या फिर हो सकता है हमें हेड टेल हेड मिल जाए, या हो सकता है हमें टेल हेड टेल मिल जाए। अब कुछ और केस पॉसिबल है क्या? कुछ और हो सकता है? सो हम अपनी आउटकम्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 केसेस हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा सोच लो कि कुछ और हो सकता है क्या? हमने सारी आउटकम्स लिख ली। 3 बार हेड हो सकते हैं, 3 बार टेल हो सकते हैं, 2 बार टेल हो सकता है, 1 बार हेड हो सकता है, 2 बार हेड हो सकते हैं, 1 बार टेल हो सकता है। तो टोटल बच्चों हमें कितनी आउटकम्स मिल रही हैं? दे आर 8। अब अगली बात पकड़ते हैं क्वेश्चन की। एंड नोटिंग आउटकम्स ईच टाइम गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल केसेस इन ऑल टॉसेस इज सक्सेस। मतलब 3 बार टॉस करने पर जब हमें सेम रिजल्ट मिलता है तब वो दोनों जो भी टॉस कर रहे होंगे वो कहते हैं कि क्या हो गया? विन हो गया भाई। अगर 3 बार टॉस करने पर हेड हेड आ रहा है या फिर एक ही रिजल्ट टेल टेल आ रहा है, तो ये कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं भाई? 2 हैं। ऐसे चांस 2 हो सकते हैं कि तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। सो हम यहां लिखेंगे पॉसिबल या फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस, या फिर सेम रिजल्ट लिख सकते हो या फिर सक्सेस लिख सकते हो, क्योंकि उसने कहा कि सेम रिजल्ट आता है तो उसे हम मान लेंगे सक्सेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 2 है। कितनी में से है भाई? 8 में से है। सो हम लिखेंगे 2 अपॉन, क्योंकि जब हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी तो हमें जो हमारी आउटकम्स आई उसको डिवाइड करनी पड़ेगी टोटल से। सो व्हेनेवर यू कट इट, दिस इज 1 अपॉन, मतलब 1/4 चांसेस है, 1 में से 1/4 चांसेस है कि हमें विन मिल सकती है। पर क्या उसने हमसे सक्सेस ही पूछा है? अगर उसने हमसे सक्सेस पूछा होता तो हमारा क्वेश्चन बस यहां तक फिनिश हो जाता। पर हमें क्या कहा है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। भाई कितने उसने लूज किए। लूज का अर्थ है कि कभी आपको हेड मिल रहा है और 2 बार टेल मिल रहे हैं। ये बाकी जितने भी केसेस हैं यहां पर हमने क्या कहा कि ही लूज द गेम। तो आप क्या करोगे? या तो इन बाकी आउटकम्स को गिन लो, 6 रह गई हैं, 6/8 कर लो, या फिर क्या कर लो 1 - 1/4 कर लो।
4 एलसीएम आ जाएगा 4 - 1, सो दिस इज 3/4। ये हमसे पूछा था। तो आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल या फिर लूजिंग गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम। भाई गेम को लूज करने की, लॉस करने की कितनी संभावना है? दैट इज 3/4। So I hope you all understand how can I find this losing probability. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है a die is thrown once. You all know about the die. कितने उसके साइड्स होंगी भाई? उसकी 6 उस पर नंबर्स इंडिकेट होंगे। इट्स लाइक अ क्यूब, उसकी 6 साइड्स होंगी, 6 नंबर्स होंगे। तो उसे वंस, एक बार उसको थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर, पहला पॉइंट है इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए कि हम डाई के जो केसेस हैं, जो आउटकम्स हैं, उनको लिख लें। सो हम लिख लेंगे आउटकम्स ऑफ डाई। तो डाई की बच्चे क्या आउटकम्स होंगी? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, टोटल 6 आउटकम्स होंगी। पहला पॉइंट है इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले यू हैव नॉलेज अबाउट द प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर जिनके फैक्टर 1 और वो नंबर खुद हो, 2, 3, 5, ये होंगे हमारे प्राइम नंबर। तो कितने हैं हमारे प्राइम नंबर? 2, 3 and 5, 3 प्राइम नंबर्स। सो पहला पॉइंट है हमारा, सो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 1, 2, 3 प्रोबेबिलिटी है। किसमें से? टोटल आउटकम्स में से। सो दिस इज 1/2। 1/2 संभावना है, मतलब आधी संभावना है कि प्राइम नंबर आ सकता है। लाइज बिटवीन 2 और 6, 2 और 3, 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं? बीच में, नॉट इंक्लूडिंग। 2 और 6 को इंक्लूड मत करना, बीच की बात की गई। सो 3, 4 and 5। अगेन कितने नंबर है भाई? 3 नंबर है। तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? दे आर 3। सो 3/6, दिस इज अगेन 1/2। सो अवर प्रोबेबिलिटी इज 1/2। सो दीज आर अवर 2 आंसर्स। आई होप आप समझ गए कि किस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फाइंड सी इफ। कई बार हमें पूरी इक्वेशन दे दी जाती है और हमें ये बताना होता है कि क्या इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, या हैविंग द नो सॉल्यूशन, या हैविंग वन सॉल्यूशन। तो वो हमें बताना होता है। पर अब यहां पर हमें क्या दिया गया है? फाइंड सी इफ दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आपको यहाँ पूरी इक्वेशन दे दी गई होगी और पूछा होगा कि कैसा सोल्यूशन है, क्या कोई सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, या फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। अब हमें कहा है कि हैविंग द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों हम एक बात जानते हैं, जब भी अपॉन A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C, मतलब जो हमारे ये जो टर्म्स हैं वो आपस में सॉल्व करने पर सबकी सब क्या आती हैं? कोइंसिडेंस आती हैं, इक्वल आती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। किस तरीके से करेंगे? क्या करोगे? सबसे पहले x, y and 1, इस तरह से अपने क्वेश्चन को हम करेंगे। सो x के क्या कोफिशिएंट है? x के आगे कौन है भाई? c है। यहाँ कौन है? दूसरी इक्वेशन में 12। y के क्या कोफिशिएंट्स हैं भाई?
3 है, y के आगे कौन है 3 है, यहाँ कौन है भाई c। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 1 का अर्थ है कांस्टेंट टर्म, तो 3 माइनस सी, और यहाँ कौन है भाई माइनस का c। साइन का ध्यान रखें, जो साइन गिवन है उसको उसी तरीके से लिखें। तो अब हमारा सबसे पहले क्या काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। सो व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई इट विल बी c स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और इस टर्म को करेंगे इससे मल्टीप्लाई और इससे करेंगे इससे मल्टीप्लाई। सो दिस इज माइनस 3c, दैट इज इक्वल टू c3 माइनस c इंटू c। सो जब हम इस मल्टीप्लिकेशन को, अब c का स्क्वायर है सो उधर जाकर रूट हो जाएगा, सो प्लस माइनस इट इज प्लस 6 और माइनस 6। जब भी अंडर रूट होता है वैल्यूज को हमेशा प्लस माइनस में लिखा जाएगा। सो दिस इज प्लस 6 एंड माइनस 6। c की दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं, एक प्लस 6 दूसरी माइनस 6। तो यहां हमें क्या मिलता है, दिस इज माइनस 3c, 3 को c से मल्टीप्लाई की माइनस c स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन वी हैव माइनस 3c, ये 3 को इस तरफ ले आओ, इट विल बी माइनस 3c, उधर है माइनस c स्क्वायर, ऐड कर दो माइनस 6c, माइनस c स्क्वायर, माइनस माइनस को कट कर दो, c स्क्वायर है, यहाँ अकेला c है तो c से एक c कट जाएगा, इस c को उस तरफ ले जाओगे डिवाइड हो जाएगी तो वो कट जाएगा। सो c की अगेन वैल्यू आ गई है प्लस 6, क्योंकि ये 6 कौन है प्लस। सो c इज इक्वल टू प्लस 6। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। फाइंड के सच दैट द पॉलिनोमियल, ये हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है और हमें निकालना क्या है, k की वैल्यू निकालनी है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस। बच्चों हमें इन क्वेश्चंस में या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी या फिर इस रूप में आएगी। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये पता हो कि सम ऑफ रूट्स किस चीज को मानते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम किस चीज को मानते हैं। सो सम ऑफ रूट होती है हमारी जो ये मिडल टर्म होगी, उसे हम लेंगे सम ऑफ रूट्स। सो दैट इज k प्लस 6। साइन माइनस का मतलब नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, सो इसे हम लिख लेंगे k प्लस 6। अब उसने कहा है सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट 1/2, प्रोडक्ट लेंगे जो लास्ट टर्म होगी, दैट इज 2 इंटू 2k माइनस 1। 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सो k को सेम टर्म्स को इकट्ठा कर ले, कॉन्स्टेंट्स को ले इकट्ठा कर ले, सो 6 यही रहेगा, 1 इधर आकर प्लस का, k चला जाएगा दूसरी तरफ 2k माइनस k। सो दिस इज 7 इज इक्वल टू k। तो बच्चे हमारा k कितना आ चुका है 7, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज अगेन फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फादर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। कि फादर, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फादर की जो एज है उसके बच्चों की एज के सम के, मतलब बच्चों की जो एज है उसके सम की वो 3 गुना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट सम ऑफ चिल्ड्रंस एज, बच्चों की एज का सम मान लेते हैं हम x ईयर। लेट फादर्स एज, अब मान लेते हैं कि पिता की कितनी एज है, दैट इज y years, उसे मान लेते हैं y year। फादर्स एज इज, अब पहली इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी y इज इक्वल टू 3x, 3 टाइम ऑफ सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। बच्चों की एज हमने उसका सम माना हमने x, तो पिता की जो एज है वो उसकी 3 गुना है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर 5 years,
his age will be 2 times the sum of their ages after 5 years. 5 साल के बाद, सो हम लिखेंगे आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल के बाद पिता की उम्र भी बढ़ेगी, अपने बच्चों की उम्र की क्या हो जाती है 5 year, his age will be 2 times, 2 गुना हो जाती है 2 times the sum of their ages, उनकी एज का सम है x, अब बच्चों की उम्र भी 5 साल दोनों की बढ़ेगी, सो हम यहां लिख लेते हैं 5 साल ईच, तो 10 ईयर, 5 + 5 10 ईयर, क्योंकि दोनों बच्चों की उम्र 5 साल बढ़ रही है, सो हमने क्या लिखना है 2 × x + 10, बस यही पॉइंट आपने बच्चों बड़े ध्यान से करना है। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर। तो अब जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वी हैव, सो y is equal to 3x and y प्लस, या फिर आप क्या करें इसको 3x, y को ले जाए दूसरी तरफ, माइनस y इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन ले लें, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज y + 5 इज इक्वल टू 2 को अंदर इंटू करेंगे, इट इज 2x + 20, जब थोड़ा इसको सॉल्व करोगे 2x, y को उधर ले जाओ -y, दिस इज +20, तो 5 इधर आ जाएगा, इट विल बी -5, सॉल्व करोगे दिस इज 2x - y + 15 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस को करते हैं सॉल्व। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे देन वी हैव 3x - y इज इक्वल टू 0, 2x - y, 15 को दूसरी तरफ ले जाओ, इट विल बी -15, यहां प्लस के 15 है, दूसरी तरफ ले जाओगे इट विल बी -15, साइन चेंज करोगे, सो माइनस प्लस प्लस, सो दिस इज x, y कट जाएंगे, दिस इज 15। तो बच्चों x क्या था, सम ऑफ बच्चों की एज का सम था, सो हम लिखेंगे सम ऑफ चिल्ड्रन एज, बच्चों की एज का जोड़ आ चुका है 15 इयर्स, पर हमसे पूछा तो फादर की एज है, सो फादर की एज कितनी होगी, हम लिखेंगे फादर्स प्रेजेंट एज, सो उनकी प्रेजेंट एज पूछी है पिता की, जो कि कितनी थी 3 गुना थी, स्टार्टिंग में क्या था कि फादर की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 3 times द सम ऑफ चिल्ड्रंस एज, so 3 × 15 this is 45, so ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा एक ऑप्शनल क्वेश्चन, फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, so these are the simple questions, आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। सो फ्रैक्शन बिकम मतलब हमारा कोई नंबर है वो किस में है, दैट इज इन फ्रैक्शन, मान लो p/q, x/y भी मान सकते हो, एक रैशनल नंबर ले लेना है आपने। सो फ्रैक्शन विल बिकम 1/3, क्या बन जाती है वो 1/3 बन जाती है when 2 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर में से जब 2 आप क्या कर देते हो सब्ट्रैक्ट कर देते हो, दिस इज 1, and it will become 1/2, और ये क्या बन जाती है 1/2 कब, when 1 is subtracted from the denominator, जब डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाता है, सो दिस इज आवर फ्रैक्शन। तो ये है हमारा जो उसने क्वेश्चन में हमें कहा, तो इस तरह से हमारा बन गया। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या निकालनी है अपनी फ्रैक्शन, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, दिस इज 3p - 2 इज इक्वल टू q, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3p - 6 इज इक्वल टू q, क्या कर सकते हो 3p - q इज इक्वल टू 6 लिख दो, और जब हम सॉल्व करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 2p
is equal to q minus 1. So 2p minus q is equal to -1. अब इसे मान लो आप 3 और इसे मान लो 4. तो जब हमने 3 और 4 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3, देन वी हैव 3p minus q is equal to 6. 2p minus q is equal to -1. This is minus, this is plus, this is plus. So p, 3p minus 2p, that is p, q कट जाएंगे, and this is 7. तो हमारा p कितना आ गया है? 7. हमारा p कितना आ चुका है? हमारा न्यूमरेटर कितना आ चुका है? 7. और हम डिनोमिनेटर कहां से निकालेंगे? आइदर यू सब्सटीट्यूट इन 4 और इन 3 और 1 और 2 में भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो. So whenever I put my value in equation 4, then I have 2 into 7. P की वैल्यू आ गई है 7. 2 into 7 minus q is equal to -1. So this is 14 minus q is equal to -1. q को दूसरी तरफ ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, it will be +1. उधर जाकर q हो जाएगा प्लस का q. So q is 15. तो हमारा डिनोमिनेटर कितना आ गया है? 15 और हमारा न्यूमरेटर कितना आ गया है? 7. So in this way we have our fraction 7/15. So I hope you all understand these questions very well. इनकी जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें. काफी क्वेश्चन सिंपल हैं, बट अगर कोई क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आप ऐसा करें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमारे साथ स्टडी करें, डिस्कस करें और अपनी प्रैक्टिस करें. तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें. जय हिंद, जय भारत.